हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का 43। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है, डायरेक्ट स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है पीडीएफ को डाउनलोड करने में। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है वो है ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे। और जीवाश्म ईंधन के जलने से ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है बहुत होता है। तो हमें ज़रूरत है कि जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब का जो उपयोग है विवेकपूर्ण ढंग से करें। समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी जब हम प्रतिरोधकों को लगाते हैं समानांतर क्रम में, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्किट बना ही लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में। दो रजिस्टर हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पर और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। मान लो ये हमारा R1 है और ये R2 है। अब पढ़ते हैं विकल्पों को। समांतर परिपथ की तुल्य धारा अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है। मान लीजिए यहाँ से जो धारा निकली, यहाँ से धारा जो निकली, मान लो ये 5 एम्पियर है, ठीक है। तो 5 एम्पियर जो है यहाँ पे भी 5 एम्पियर है। अब इस वाले में क्या होगा कि जो 5 एम्पियर ये जो धारा है ये बट जाएगी। कुछ धारा इसमें जा सकती है, कुछ इसमें जा सकती है। कितना जाएगी ये डिपेंड करता है कि ये V कितना है, ये R कितना है, इस पर डिपेंड करता है। हमें उससे मतलब नहीं है। बस आप ये यहाँ पर चेक करो कि जो धारा यहाँ पर बटी है वो 5 एम्पियर में से ही बटी है। तो डेफिनेटली ये जो धारा इसमें जाएगी 5 एम्पियर से कम होगी, इसमें भी जाएगी 5 एम्पियर से कम होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि समांतर परिपथ की तुल्य धारा हमारे पास 5 एम्पियर है, अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है। मतलब इसमें जो धारा जाएगी उससे कम होती है। क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि 5 एम्पियर धारा में से ही तो धारा ये बटी है इसमें। तो जो तुल्य धारा होगी ये अलग अलग धाराओं से क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ लिखा हुआ है कम होगी, तो ये हमारा गलत है, ये आंसर नहीं है। समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है। ये गलत हो जाएगा। आप जानते हो कि जब प्रतिरोधक समानांतर क्रम में लगे होते हैं तो जो विभवांतर बैटरी का होता है वही हम लोग हर प्रतिरोधकों के लिए बोलते हैं V जो है समान होता है समानांतर क्रम में, और करंट समान होती है किसमें? श्रेणी क्रम में। तो ये भी गलत हो जाएगा। समांतर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। ये भी गलत हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये 10 ओम है, इसको मैंने मान लिया कि 5 ओम है। जब आप इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, R इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/10 + 1/5 करके, फिर वहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो जो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा, जो इन दोनों में छोटा प्रतिरोध है उससे भी छोटा आएगा। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, सारे को लगा दो समानांतर क्रम में और उसका निकाल लो आप R इक्विवेलेंट। जो इनमें छोटा है, इन चारों में जो छोटा है उससे भी कम समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा। यानी कि 1 ओम से भी छोटा प्रतिरोध आपको मिलने वाला है, ये समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ क्या लिखा हुआ है? समांतर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। ये गलत हो जाएगा। अलग अलग में से भी जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। समांतर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध से कम होता है, ये सही है। डी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा नियम यह सिद्धांत एक ही समय पर चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B, धारा की दिशा यानी कि I, और क्या है? बल। ठीक है, तो याद करो मैंने आपसे कहा हुआ है FBI। जो ये बल है ये अंगूठा दिखाएगा, जो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये इंडेक्स फिंगर दिखाएगी, तर्जनी उंगली दिखाएगी। जो आई है करंट है, इसकी दिशा दिखाती है मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली। ये है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब आपसे प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के बारे में बात करें तो वो वहाँ हो जाएगा हमारा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। जब भी बल की बात करें तो वहाँ हो जाएगा हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण, ये जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये यूनिट लेस होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रखो, ये यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। अब देखो, जल में प्रवेश करती है, मान लीजिए ये बाउंड्री है, ये एयर है, ये वाटर है, जल है, इसका अपवर्तनांक जो है ये 1.33 है। ये आपको ध्यान में भी रखना है, डायरेक्ट आपको रट करके रखना है। तो इसमें सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है? ये हमारा सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये 1.0003 होता है, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, इस दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन? क्योंकि अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो छोटा बनेगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा होगा, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बी हमारा आंसर। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसके कारण जो जठर रस है वो भी एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो अम्ल जो है पीएच पेपर का रंग लाल कर देता है। बी हमारा आंसर हो जाएगा, अम्ल पीएच पेपर का रंग लाल कर देता है। एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? जैसे मान लीजिए ये मीथेन है, अब हमें एल्कोहल फैमिली के मेंबर्स लिखने हैं, एल्कोहल फैमिली के मेंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीथेन से मेथनॉल लिखेंगे। तो मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3OH। हमने क्या किया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर लगा दिया OH, क्योंकि एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH होता है। अगर हमें यहाँ पर एथेनॉल लिखना होगा तो एथेनॉल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एथेन का फॉर्मूला होता है उसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसके स्थान पर OH लगा देंगे। ऐसे ही प्रोपेनॉल होता है, C3H8, यहाँ से भी क्या करेंगे, C3H7OH, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और OH लगा देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2OH। तो फंक्शनल ग्रुप जो हम लगाते हैं ना, तो हाइड्रोजन को हटा करके लगाते हैं, ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो हाइड्रोजन होता है उसे प्रतिस्थापित किया जाता है फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपेनॉल है, इसे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है प्लेटलेट्स। डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन के इसका रोल होता है और कैल्शियम का रोल होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो हम लोग ये बनाते हैं ना, तल बनाते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। तो जो गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जो ध्रुव होता है वो ध्रुव ही हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो सही है हमारा, ये सही है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है।
ये कह रहा है कि जो ध्रुव है हमारा, ध्रुव कौन है? मूल बिंदु है ना, दर्पण का जो ध्रुव है वो मूल बिंदु है। तो यहाँ से जो आपतित प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरण ऐसे आती है ना, ऐसे आती है, मूल बिंदु की तरफ आती है। इसके विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये सही है। देखो इधर x एक्सिस होता है और इधर -x हम बोलते हैं। इधर जो भी मान होता है ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। ऊपर में पॉजिटिव होता है y एक्सिस में और नीचे में नेगेटिव होता है। तो अगर प्रकाश किरण मान लो ऐसे आ रही है और हम दूरी को ऐसे मापेंगे, ऐसे, तो मूल बिंदु से अगर हम -x में जाएं तो मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होगी, क्योंकि -x में जा रहे हैं। तो ये भी सही है हमारा। तीसरा है मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के ऊपर यानी कि ऐसे पॉजिटिव y में हम जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में दूरी मापेंगे, माइनस में नहीं मापेंगे। कभी भी हम वस्तु को ना दर्पण के सामने रखते हैं तो ऐसे रखते हैं, पॉजिटिव y में रखते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो आपको हमेशा लेनी है धनात्मक न्यूमेरिकल बनाते समय। और हम वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं यानी कि मूल बिंदु के हम बाईं ओर रखते हैं, तो बाईं ओर दूरी मापने के लिए हम लोग ऐसे चलेंगे हमेशा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो वस्तु दूरी है वो हमेशा आप ऋणात्मक लेंगे, यही कॉन्सेप्ट होता है वहां पर। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 1 और 2 जो है हमारा बिल्कुल सही है, 1 और 2, ए हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन है? सही नामांकन है यहाँ पर हमारे पास, देखो क्या है, CH3 है, CH2 है और OH है। ये है आपका एथेनॉल। तो एथेनॉल ही IUPAC नाम होता है इसका, ये एथेनॉल IUPAC नाम ही है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि जो OH का जो पोजीशन है, स्थान है, वो भी मेंशन कर दिया गया है। तो क्या करो, यहाँ पर नंबरिंग कर दो। देखो जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे 1 2, हम ये नहीं करेंगे यहाँ पर, इसको हम 1 और इसको 2 नहीं बोलेंगे। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से काउंटिंग करो, या फिर जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े उधर से काउंटिंग करो। एक एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको बताता हूँ एक और। तो इसे हम लिखेंगे एथेन लिखेंगे, उसके बाद पोजीशन लिखेंगे, OH का 1 है और उसके बाद ओल है ना, अल्कोहल के लिए जो सफिक्स होता है वो ओल होता है, तो यहाँ पर हम ओल लगा देंगे, एथेनॉल। जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ यहाँ पर, मान लो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, एंड उसके बाद चलो एक और CH2 है, नहीं यहाँ पर नहीं, ये CH3 है और उसके बाद यहां से इसको हटाओ, यहां पर मैंने लगा दिया OH। अब देखो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करना है आपको। किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से 1 2 करेंगे या फिर इधर से 1 2 करेंगे? जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो उधर से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन आएगा। पेंटेन के बाद देखो यहाँ पर पोजीशन 2 है, दूसरे नंबर पर OH है, 2 लिखेंगे, पेंटेन 2 ओल, ये पेंटेन 2 ओल हो गया। तो वही काम यहाँ पर किया गया है, तो मेथेन 1 ओल। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो न्यूलैंड साहब का जो अपना एक टेबल है उसको देखते हुए बताना है कि पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं। यानी कि इस टेबल की बात की गई है जो NCERT क्लास 10th चैप्टर में दिया हुआ है। पोटेशियम और कॉपर के बीच, पोटेशियम कहाँ है? यहाँ है। यह टेबल याद रहेगा तभी आप बना पाओगे, अदरवाइज नहीं। कॉपर ये है, इनके बीच में देखो कितने तत्व हैं, इनके बीच में कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा आंसर। 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण से प्रति 5 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति बराबर हमारा फॉर्मूला होता है P = VI। हमें I तो नहीं पता है, लेकिन हमें I का फॉर्मूला तो पता है कि Q/T होता है। आवेशों की प्रवाह के दर को हम लोग
करंट बोलते हैं। अब हमारे पास V भी है, हमारे पास Q भी है 15 और हमारे पास टाइम भी है। सब के सब SI मात्रक में है। यूनिट वैल्यू पुट करने से पहले यूनिट का हमेशा ध्यान रखें। 60 वाट हमारा आंसर। पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? VVI मार्क कर दो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पोटेशियम सल्फेट है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट है। उसके बाद एक मिनट, ये एक्वस सोल्यूशन होता है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी एक्वस सोल्यूशन होता है। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो ये होता है अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया और साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेप के रूप में यहाँ पर देखो बनेगा बेरियम सल्फेट। यहाँ से देखो आयन क्या मिलेगा, आपने सुना होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर हमारा आयन है K4SO4 2+, यहाँ पर हमारा आयन है Ba+2Cl-। आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा और इसका कैटायन जो है इसके एनायन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये कैटायन है और इसका ये एनायन है, सॉरी माफ़ करना, SO4 2- है ये, ठीक है 2-। Ba+2 के साथ ये SO4 2- चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा BaSO4। ये जो बेरियम सल्फेट बना ना, ये अवक्षेप है, सॉलिड के फॉर्म में बन जाएगा और ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl का एक्वस सोल्यूशन। यानी ये जो विलयन है पोटेशियम क्लोराइड का, उसी में ये बेरियम सल्फेट क्या है कि अवक्षेप है। ये वाइट कलर का PPT होता है, यानी कि श्वेत रंग का अवक्षेप होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट हमारा आंसर। यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 0 हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो उस चालक के ऊपर बल लगता है। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। अब एंगल पर डिपेंड करता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जिसमें धारावाही चालक को रखा गया है और धारावाही चालक में जो धारा की दिशा है उनके बीच एंगल क्या है। उस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैग्नीट्यूड मिलेगा बल का वो कितना मिलेगा। फॉर्मूला आपको नहीं जानना है कि फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कभी भी आपसे बल का मान नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि दिशा किधर है, मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, बस यही 3 सवाल आते हैं। तो मान लीजिए जिस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा गया है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारावाही चालक में जो धारा की दिशा है ये लंबवत है, 90 डिग्री है। तो जो लगने वाला बल होगा उस धारावाही चालक पर, जो लगने वाला बल होगा ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। और अगर धारावाही चालक में जो धारा की दिशा है वो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाए, चाहे ऐसे थीटा बराबर 0 डिग्री यानी कि पैरेलल हो जाए या फिर एंटी पैरेलल हो जाए, तो लगने वाला जो बल होगा वो मिनिमम होगा और ये बराबर 0 होता है। तो आंसर हमारा C हो जाएगा। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा डैश बनता है। मांसपेशियों में जब ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों में जो थकान होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से नहीं टूटता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। तो जनरली ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में टूट करके एनर्जी वहाँ पर जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती नहीं है और जो सह उत्पाद वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, जहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड डी हमारा आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होती है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही जो दूध है खट्टा हो जाता है, या फिर बोल दो दही में जो अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये तो आप जानते हो। प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजारते हैं तो 7 रंगों में वह टूट जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रिज्म में लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है, क्या ये सही है? प्रिज्म में लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक नहीं मुड़ता है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है कौन? बैंगनी रंग का प्रकाश। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
प्रिज्म में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। जिसकी चाल सबसे कम होगी ना, वही सबसे ज़्यादा मुड़ती है। तो ये सही है, ये सही है। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। आपको ये याद है, प्रकाश की चाल और जो माध्यम का अपवर्तनांक है, इसके बीच में उल्टा संबंध होता है। क्योंकि इसकी चाल जो है, बैंगनी रंग की चाल सबसे कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो ये सही है। प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैंगनी रंग सबसे ऊपर होता है और लाल रंग सबसे नीचे होता है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जैसे वाइट लाइट को हम ऐसे गुजारते हैं तो जो 7 रंगों में ऐसे टूटता है, ठीक है, ऐसे, तो सबसे नीचे वायलेट होता है और सबसे ऊपर रेड होता है। तो ऐसे विब की ओर हम नीचे से ऊपर लिखते हैं। यहाँ लिखा है कि बैंगनी सबसे ऊपर होता है, तो यह गलत हो जाएगा, गलत। इंद्रधनुष का बनना भी वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ये भी सही है। इंद्रधनुष के बनने में जो है वर्ण विक्षेपण होता है, तभी तो 7 रंगों में 7 रंग जो है हमें दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में। तो आप क्या करेंगे, ये याद रखेंगे। देखो विब की ओर वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बढ़ती है। ये है डेविएशन, विचलन, ठीक है। ये क्या है, विचलन। विचलन कोण है, विचलन कोण ज़्यादा है, मतलब विचलन ज़्यादा है। कभी आपसे पूछ दे कि बताओ इन 7 में सबसे ज़्यादा कौन विचलित, किस रंग का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा विचलित होगा, तो देख लो, जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, जो विचलन है कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा होगा वायलेट, सबसे कम होगा रेड। म्यू के बारे में आप जानते ही हो कि जो वायलेट है इसका म्यू सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसकी गति सबसे कम है। और विचलन जो है इसका ज़्यादा है क्योंकि ये पहले है रेड से। और म्यू जो है सबसे कम किसका है, रेड का है, इसीलिए इसका विचलन भी कम होता है, ठीक है। तो आप ये चाल को लेकर के भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, जो चाल है, ठीक उल्टा हो जाएगा ना। ये म्यू देखो घट रहा है यहाँ पर, तो चाल बढ़ेगा। सबसे अधिक चाल रेड की और सबसे कम वायलेट की। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हो। महिलाओं में यदि अंड कोशिका में निषेचन नहीं हो तो यह लगभग क्या होगा। महिलाओं में अंड कोशिका में निषेचन अगर नहीं हो, निषेचन की प्रक्रिया जो है फैलोपियन ट्यूब में होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना। तो अंडाशय से जो अंड कोशिका है वो निकल गई, फैलोपियन ट्यूब में जाकर के वो इंतजार करती है कि कोई शुक्राणु आए और हमें निषेचित कर दे। अगर निषेचन नहीं हुआ तो 1 दिन के ही अंदर वो मर जाती है, ठीक है। तो 1 दिन तक जीवित रहती है, 1 दिन तक जीवित रहेगी, उसके बाद मर जाएगी। मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। निषेचन कहाँ होता है, यही मैंने आपसे कहा, डिंब वाहिनी नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब की संख्या महिला में 2 होती है। निम्न में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण बनता है। सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार है वो कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन अम्लीय वर्षा, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नाइट्रिक एसिड। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक क्या बोल सकते हो आप, धारा का एसआई मात्रक, ऐसे तो एम्पियर होता ही है, लेकिन अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा ना, I = Q/T, तो Q का होता है कूलम पर सेकेंड। एक तो हम ये बोल सकते हैं, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। कार्य का हम लोग जूल बोलते हैं। आवेश का हम लोग C बोलते हैं, C मतलब कूलम। प्रतिरोध का देख लेते हैं। प्रतिरोध R = V/I, ये एक फॉर्मूला होता है ना। V का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट है, और I के लिए हम लोग एम्पियर लिखते हैं, तो वोल्ट पर एम्पियर, ए हमारा आंसर। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, ये अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना वो दर्पण के सामने होता है, और वक्रता केंद्र भी
सामने होता है। और आपको पता है इधर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। हम अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है या फिर जो वक्रता केंद्र है हम लोग ऋणात्मक क्यों लेते हैं? क्योंकि दर्पण के सामने फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र स्थित होते हैं और दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो दर्पण के सामने होगा, यहाँ पर दर्पण के सामने अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश स्थित होता है। दर्पण के पीछे, दर्पण के ऊपर, दर्पण के नीचे, दर्पण के सामने होगा। यहाँ पर सही कर देना, दर्पण के सामने। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, ये उत्तल दर्पण है, ये पोल है। क्या उत्तल दर्पण के लिए हम लोग F जो है पॉजिटिव लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस है और जो वक्रता केंद्र है दर्पण के पीछे होता है और दर्पण के पीछे मापी गई दूरी जो है वो धनात्मक होती है। यही कारण है कि हम लोग धनात्मक लेते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। अवतल, ये उत्तल। दर्पण के पीछे किसके लिए? उत्तल के लिए। निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। गोलीय दर्पण है, उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है और प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही बताना है। उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा होता है और हमेशा छोटा। छोटा में भी क्या है, या तो अत्यधिक छोटा या फिर सिंपली हम छोटा बोलते हैं। अत्यधिक छोटा तब बनेगा जब अनंत पर रखा जाएगा और प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। बस यही प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण में जो बनते हैं। तो ये नहीं होगा। अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टे और आभासी सीधे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। अवतल दर्पण में देख लो, याद रखो आप, अवतल दर्पण में जो है ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी कि आभासी सीधा छोटा नहीं बनेगा। आभासी सीधा बड़ा बन सकता है लेकिन आभासी सीधा छोटा नहीं बनेगा अवतल दर्पण में। तो इसको आप छोड़ दो तो हर तरह का प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना देगा। तो ये सही है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के स्थिति के आधार पर छोटे समान, गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण की बात की है, समान, छोटे, बड़े में केवल छोटे। ठीक है, केवल छोटे प्रतिबिंब बनता है, वो भी आभासी में सीधा। ये जो चीज़ है अवतल दर्पण के लिए सही है। अवतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे या समान बड़े आकार के होते हैं। सही है, तो ये सही है। तो हमारा सही कौन है? 2 और 4, केवल 2 और 4। केवल 2 और 4 कहाँ है? ए हमारा आंसर। मानव शरीर के किस भाग में दीर्घ रोम मौजूद होता है? जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो दीवारें होती है वो ऐसे फोल्ड कर जाती है ना, ऐसे फोल्ड कर जाती है। इसी को हम लोग विलाई बोलते हैं। विलाई प्लूरल वर्ड है, विलस सिंगुलर वर्ड होता है। ठीक है, ये विलाई है। इसे हिंदी में दीर्घ रोम बोलते हैं। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ रोम। इसका काम होता है जो पाचित भोजन है, जो भोजन पच चुका है अब, उसका अवशोषण जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए ये सरफेस एरिया जो है, इसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। ठीक है, फोल्ड होने के बाद क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है। तो छोटी आंत हमारा आंसर हो जाएगा। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? हाइड्रोजन का संयोजन। तो हाइड्रोजन का संयोजन अपचयन कहलाता है, ये सही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये अपचयन है। हाइड्रोजन को जो एक्सेप्ट करेगा वो अपचयित हो जाएगा। जो ऑक्सीजन को अपने से भगाएगा, है ना, जिससे ऑक्सीजन निकल करके चला जाए, उसका भी अपचयन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना और ऑक्सीजन को छोड़ देना अपचयन होगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका भी अपचयन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। इसके ठीक विपरीत अगर बोल देना तो वो उपचयन हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का संयोजन तो अपचयन, अगर हाइड्रोजन का त्याग हो जाए तो उपचयन।
ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन, लेकिन ऑक्सीजन का ग्रहण अगर हो जाए तो उपचयन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का त्याग करना उपचयन हो जाएगा। तो आप ये याद रखो, उपचयन के लिए इसके ठीक उल्टा सोच लेना। सी हमारा आंसर। न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल को जो है एक ही स्लॉट में रखा गया है, कोबाल्ट और निकल। एक और कौन सा है? सीरियम और लैंथेनम। इसके बारे में भी ध्यान में रखें। ये हमारा सेट नंबर 42 है ना, 43 है, 43 समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।